नमस्कार। एक्वाकल्चर गुरु में एक बार फिर आपका स्वागत है। आरएएस के सेकंड पार्ट में हम लोग सॉलिड वेस्ट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर से ये वीडियो देखिए, हम लोग टी कप इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे, जिसका कि हम लोगों ने सफलतापूर्वक यहाँ पर इस्तेमाल भी किया है। ये आरएएस हमारे सेंटर पर है। तो शुरू करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। पिछले स्लाइड्स का थोड़ा सा रिकैप करते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा है कि पारंपरिक तालाबों में की जाने वाली किसी भी प्रकार की एक्वाकल्चर में एक बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, और एक्वाकल्चर में रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जो है, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है पब्लिक को, क्योंकि इसमें अधिकांश मछलियों को बहुत कम पानी का उपयोग करके व्यावसायिक पैमाने पर मछलियों को पाला जा सकता है और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन ये सब करने के लिए उसकी इकोनॉमिक फीजिबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में बहुत कुछ सही से नहीं कहा जा सकता। यानी कि आर्थिक व्यवहार्यता उसकी क्या है, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। रीसर्कुलेटिंग सिस्टम आमतौर पर बनाने और चलाने दोनों में महंगे साबित होते हैं। इसकी वजह से मछली के उत्पादन की लागत जो है वो बढ़ जाती है। एक्वाकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम में अगर कोई रीसर्कुलेटिंग टेक्नोलॉजी लगाना चाहता है, तो उसके जो संभावित उपयोगकर्ता हैं या जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, उनको आवश्यक जल उपचार की प्रक्रियाओं के बारे में और प्रत्येक प्रक्रिया के लिए उपलब्ध कौन कौन से घटक हैं उसके बारे में, और प्रत्येक घटक के पीछे कौन सी टेक्निक काम कर रही है उसके बारे में जानने की बड़ी प्रबल आवश्यकता है। बगैर इसके आप जो है इस टेक्नोलॉजी में सफलता नहीं पा सकते हैं। और रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जो है, ये एक बहुत ही उत्कृष्ट उत्पादन का वातावरण बनाए रखता है, जिसमें हम पर्याप्त फीड प्रदान करते हुए एक बहुत अच्छी तरह से मछलियों का उत्पादन कर सकते हैं। और वाटर क्वालिटी उसमें मेंटेन होती है। उसमें पानी को जो है एक ख़ास फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, और बाद में एरेशन या ऑक्सीजनेशन इक्विपमेंट के थ्रू गुजार करके पानी को वापस जो है कल्चर टैंक में ले आते हैं। जो की है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम की, वो ये है कि जो भी काम हम करें वो लागत प्रभावी हो। यानी कि अगर हम पानी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या उसमें जो भी यूनिट्स और कंपोनेंट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब चलने में काफ़ी अच्छी तरह से कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। अन्यथा इसको चलाने में इतना पैसा खर्च हो जाएगा कि फिर वो उत्पादन जो है हमारा, वो फिर कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रह पाएगा। सारे के सारे जो रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है, वो अपशिष्ट ठोस पदार्थों को हटाते हैं, अमोनिया को और नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करते हैं, घुलित कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं, और पानी को कल्चर टैंक में लौटाने के पहले उसे ऑक्सीजन से युक्त करते हैं। ये काम कोई भी रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम होगा वो बेसिकली ये इतने काम ज़रूर करेगा। जो मुख्य पैरामीटर्स हैं, जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। वो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, अनआयोनाइज्ड अमोनिया, नाइट्राइट और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो अन्य इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो हैं नाइट्रेट, पीएच, एल्कलिनिटी और टेम्परेचर। तो हम लोग फ़िलहाल जो है वेस्ट सॉलिड रिमूवल के बारे में बात करेंगे। सॉलिड वेस्ट रिमूवल इन आरएएस। जो पैलेटाइज्ड फीड है उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, खनिज, फाइबर और पानी होता है। पानी का मतलब उस गोली युक्त खाद में मॉइस्चर होता है। ये एक चार्ट देखिए, ये एक बोरी की फ़ोटो है
जिसके अंदर खाना आता है। इसमें डाया दिया रहता है, यानी कि 0.6 mm, 0.8 mm, 1.2 mm ये उसके साइज़ है। यहाँ पर देखिए प्रोटीन दिया हुआ है 40%, 38%, 32%, इस तरह से। जैसे जैसे पैलेट का साइज़ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रोटीन कम होता जा रहा है, यानी कि जुवेनाइल्स को ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है और बड़े होने के बाद एक बार जब मछली बड़ी हो जाती है तो उसे कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। साथ में एक क्रूड फैट है, परसेंटेज दिया हुआ है 6%, 5%, 4, 3%, और क्रूड फाइबर का परसेंटेज दिया हुआ है इसमें, यहाँ 3% है, फिर बाद में 7.5%, 8%, 9% ऐसे हो गया। और बाद में आप देखें कि मॉइस्चर दिया हुआ है, ये 12% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम 12% इन्होंने लिखा है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि अगर 50 रुपये किलो आप खाना खरीद रहे हैं तो उसमें आप 12% पानी का पैसा दे रहे हैं। यानी 100 किलो अगर आपने खाना खरीदा तो उसमें 12 किलो आपको पानी मिलने वाला है। तो 12 पंजे 60, यानी कि उस 12 किलो का आप जो 600 रुपये देंगे 50 रुपये के हिसाब से, वो आप पानी खरीदेंगे। इसलिए एक अच्छा जो खाना होता है उसमें मॉइस्चर की परसेंटेज जो है जितनी कम हो उतना अच्छा। अगर मॉइस्चर कम होगा तो उसमें फंगस आदि लगने की भी संभावना बहुत कम हो जाएगी। फ़िश जो है वो जो खाना वो एसिमिलेट नहीं कर पाती है उसको वो एक्सक्रीट कर देती है, और जो एक्सक्रीट किया हुआ फीकल मैटर होता है वो बहुत हाईली ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसमें, और वो बहुत टॉक्सिक होता है। और जब इसको बैक्टीरिया द्वारा तोड़ा जाता है उस सिस्टम के अंदर, तो यही फीकल सॉलिड्स और अनईटन फीड जो उसमें रह जाते हैं टैंक में, सिस्टम में, वो बहुत अधिक ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर लेते हैं और अमोनिया पैदा करते हैं। इस रीज़न के कारण जो वेस्ट सॉलिड है इसको जितने जल्दी हो सके वो टैंक से और पूरे सिस्टम से बाहर निकाल देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इससे आप जब RAS चलाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी से आप बचे रहेंगे अगर आप वेस्ट सॉलिड का निस्तारण बहुत जल्दी कर देते हैं। वेस्ट सॉलिड जो है 3 कैटेगरी में होते हैं मुख्य रूप से। एक सेटलेबल सॉलिड होता है, जिसे कुछ देर के लिए अगर हम कहीं पे पानी को स्थिर करें तो वो सेटल हो जाएगा, अमूमन 1 घंटे के अंदर हो जाता है। तो 100 माइक्रोन से जितने बड़े साइज़ के होते हैं सॉलिड्स वो सेटल हो जाते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं वो 30 से 100 माइक्रोन तक होते हैं, 100 से कम मानिए उनको। और फाइन और डिज़ोल्व सॉलिड्स जो होते हैं वो 30 माइक्रोन से कम होते हैं। कुछ कोलाइडल स्टेट के भी होते हैं जिनकी साइज़ 0.01 माइक्रोन तक भी होती है। रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में जो पहले 2 हैं ये मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा चिंता का विषय रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सेटलेबल सॉलिड्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स। डिज़ोल्व सॉलिड्स जो है वो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन वो उन सिस्टम में ज़्यादा होते हैं जहाँ पर पानी का एक्सचेंज बहुत कम होता हो। अमूमन एक रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में 8% के आसपास का डेली वाटर एक्सचेंज होता है। जितना कम हो उतना अच्छा। अब हम लोग सेटलेबल सॉलिड्स की बात करते हैं। तो सेटलेबल सॉलिड्स को निकालना वो बहुत ज़रूरी है, और इसको निकालने के लिए जो राउंड टैंक होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए राउंड टैंक अगर आपके पास है तो सेटलेबल सॉलिड्स को आप बहुत जल्दी निकाल ले जाएंगे। कैसे? एक टी कप लीफ इफ़ेक्ट होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। टी कप लीफ इफ़ेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर जब हम कप के अंदर चाय को घुमाते हैं तो उसके अंदर जो पत्ती पड़ी रहती है वो बजाय किनारे की तरफ जाने के वो सेंटर और बॉटम में चली जाती है। यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, और जो सतह का फ्रिक्शन है वो भी उसमें इन्वॉल्व होने की वजह से जो टी लीव्स होती हैं वो सेंटर की तरफ मूव करके आ जाती हैं। ये ऐसी घटना है जो जिसकी वजह से हम लोग इसको इस्तेमाल करके एक राउंड टैंक में अगर ये फिलॉसफी लगा लेंगे तो जो हमारा सेटलेबल सॉलिड है उसको सेंटर में ला करके एक सेंट्रल में प्रॉपर ड्रेन लगा के वहाँ से निकाल सकते हैं।
पहले आप इस फिनोमेना का वीडियो देखिए। ये इसको हल्के से ही घुमाया गया चाय को, और इसके अंदर जो पत्ती पड़ी हुई है वो बजाय किनारे जाने के ये सारी की सारी देखिए सेंटर में आकर के एकत्र हो रही हैं, और ये हो गई। और अगर अभी इसी जगह हम ड्रेन लगा दें और इसको बाहर निकाल दें तो कितने आसानी से ये बाहर निकल जाएगा। मगर बिल्कुल दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि इसी पॉइंट की वजह से आप जब कभी भी RAS सिस्टम लगाएंगे तो उसमें राउंड टैंक का ही इस्तेमाल करेंगे, और इस राउंड टैंक को इस्तेमाल करने की वजह से आपको जगह की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जगह जो है ये गोल टैंक अगर आप कहीं लगाएंगे तो उसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उससे क्या होता है, वो अगर आपका RAS ही ठीक से नहीं चलेगा तो फिर आप जगह लेकर के भी क्या करेंगे। तो इससे बेहतर है आप राउंड टैंक लगाएं, और जो मुख्य आपका उद्देश्य है कि आपका RAS सफलतापूर्वक चलना चाहिए उसको आप हासिल करिए। तो सेटलेबल सॉलिड जो है वो टैंक के सेंटर में एकत्र हो जाते हैं, तब जब हम जानबूझकर पानी को घुमाते हैं तो वो केंद्र और तल में जो जमने योग्य ठोस है वो आकर के इकट्ठा हो जाता है, और वहीं पर हम प्रॉपर जो है ड्रेन लगा दें तो वहाँ से हम उसको तुरंत हटा सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये होगा कब, जब आपका टैंक राउंड होगा। ये टेक्निक किसी अन्य शेप के टैंक में उतनी इफ़ेक्टिवली और सक्सेसफुली आप इसका टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि सेटलेबल सॉलिड को आप सस्पेंशन में रखें, यानी कि उसे निलंबन में रखें, और बाद में उसे बाहर ले जाएं सर्कुलेशन के दौरान, और किसी सेडिमेंटेशन टैंक में, जिसको क्लैरिफायर भी बोलते हैं, या मैकेनिकल फ़िल्टर के थ्रू कोई ग्रेनुलर बीड फ़िल्टर हो, या स्क्रीन फ़िल्टर हो, ड्रम फ़िल्टर हो, या सॉइल सेपरेटर हो, इनके माध्यम से भी निकाला जा सकता है। लेकिन जो पहली टेक्निक है वो बड़ी ज़बरदस्त है, जिसमें हम टी कप लीफ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करके सेटलेबल सॉलिड्स को बड़े आसानी से राउंड टैंक में बाहर निकाल सकते हैं। तो सेटलेबल सॉलिड जो है अगर आप कहीं किसी पानी में स्थिर रख देंगे तो लगभग 1 घंटे के अंदर जो है वो सेटल हो जाता है, एक जनरल परिभाषा के अनुसार। अब सेटलेबल सॉलिड रिमूवल का एक सिस्टम देखिए, डुअल ड्रेन सिस्टम इसको बोलते हैं। इसकी डिज़ाइन के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। टैंक के सेंटर में एक इस तरह का जो है सेंट्रल ड्रेन कलेक्टर लगा लिया जाए। ये टैंक का बॉटम है, इसमें थोड़ा नीचे की तरफ डिप्रेशन में ये बाउल टाइप की चीज़ लग जाएगी। इसमें यहाँ पर आप ड्रेन लगा लीजिए। अच्छा, तो इस बाउल के सेंटर में जो आप जाली लगाएंगे वो इस तरह की होनी चाहिए, यानी कि उसमें गोल छेद नहीं होने चाहिए बल्कि लंबे छेद होने चाहिए, स्लिट्स होने चाहिए, दरार कटी हुई हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गोल छेद जो है बहुत जल्दी भटने लगते हैं, बंद होने लगते हैं, उसमें गंदगी फंसने लगती है। लेकिन ये जो स्लिट कटे रहते हैं इसमें कभी भी ये चोक नहीं होता। ये हम पहले भी बता चुके हैं अपने पहले वीडियो में, दोबारा बता रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि हमेशा आप इस तरह का ही जो है जाली यहाँ पर कहीं भी रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में इस्तेमाल करेंगे। छेद वाले, गोल छेद वाले नहीं इस्तेमाल करेंगे। सेंटर में एक स्टैंड पाइप लगा लिया जाए, और अगर हम इस तरह से एक दिशा में पानी को टैंक के अंदर घुमाएंगे, जानबूझकर घुमाएंगे, तो जो सेटलेबल सॉलिड्स हैं वो आके इस बाउल में इकट्ठा हो जाएंगे, और इस जगह से नीचे से हम इन्हें बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से जो फ्लो का रेट होगा वो टोटल फ्लो रेट का 5 से 10% ही रखेंगे, यानी कि थोड़ा स्लो रखेंगे। स्लो रेट दिखाने के लिए हमने ड्रेन का पाइप थोड़ा सा पतला दिखाया है, ये सिंबॉलिक है। और जो मुख्य फ्लो होगा वो इस स्टैंड पाइप से आएगा, जो 95 से 90% फ्लो रहेगा, जो रीसर्कुलेशन में इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से अगर हम राउंड टैंक में ये सिस्टम लगाएं, जो कि हमारे यहाँ लगा हुआ है, और उससे हम समय समय पर फटाफट सेटलेबल सॉलिड्स को बाहर निकालते रहेंगे। ये एक वीडियो देखिए, ये हमारे यहाँ 4000 लीटर का एक बहुत ही बढ़िया, बहुत इफेक्टिव रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम लगा हुआ है। इसमें ये एक एंगल के पाइप लगाया हुआ है, इसमें सर्कुलेशन है, जिसको हम समय समय पर चलते हैं,
को गोल घुमा देते हैं। ये पंप लगा हुआ है, 90 वाट का है सिर्फ, और ये एक जहाँ से ये सक्शन ले रहा है, ये हम लोगों ने इसको डुअल ड्रेन साइड में सिस्टम लगा रखा है, इसमें जाली लगी हुई है, इधर से टैंक से पानी आ जाता है और ये पानी पंप के द्वारा एक इस तरह के एंगल पाइप लगा करके हम लोग इसको चलाते हैं, जिससे पानी को घुमा दें। सेंटर में ड्रेन लगा हुआ है, उस ड्रेन से ये पानी बाहर आता है और वहाँ से हम लोग जो है एक सेटलर बना रखा है, उसमें इनको एकत्र करके सोलेनॉइड वॉल लगा रखी है जो कंप्यूटर से चलती है, समय समय पे खुलता है वो और सेटलेबल सॉलिड्स को बाहर कर देता है। सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल के लिए आप देख लें कि ये बिल्कुल भी सेटल नहीं होंगे बॉटम ऑफ टैंक में, और इन्हें सेटलिंग बेसिन से या सेटलर से या किसी भी तरकीब से निकाला नहीं जा सकता है। तो इनको निकालने के लिए हमको जो है इस मैकेनिकल फ़िल्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो सेटलेबल सॉलिड 50 से 100 माइक्रोन के बीच होते हैं, 30 से भी 100 माइक्रोन बोला जा सकता है। इनको जनरली लोग बहुत ज़्यादा RAS में इग्नोर करते हैं, इसको अटेंड नहीं करते। तो इससे क्या होता है, मछलियों के गिल में इरिटेशन होता है, वो अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाती और उनकी ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है आपका लिमिटेड हो जाता है। इनको दो तरह से हटाया जा सकता है, जैसे स्क्रीन फिल्ट्रेशन लगा दिया जाए, ड्रम फिल्टर, जैसे कि ये आप देखें ड्रम फिल्टर है, हम लोगों ने खुद बनाया है। ये समय समय पर इसकी सफाई खुद से हो जाती है और ये सस्पेंडेड सॉलिड्स को निकाल देता है। और दूसरा, आप ग्रेनुलर मीडिया फिल्ट्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सैंड फिल्टर हो या पैलेटेड मीडिया हो, बीड फिल्टर हो, उससे भी इसको निकाला जा सकता है। फाइन और डिज़ोल्व सॉलिड्स, इनकी हर सिस्टम में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर इनको निकालना है तो वो 30 माइक्रोन से कम साइज़ के होते हैं और लगभग जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स RAS में होते हैं उनका 50% पार्ट इसी का होता है। फाइन डिज़ोल्व सॉलिड्स जो है वो ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देते हैं, इनके डिग्रेडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ये गिल इरिटेशन करते हैं और डैमेज भी करते हैं। इनको हटाने के लिए एक विधि होती है जिसको प्रोटीन स्किमर बोलते हैं, यानी कि फोम फ्रैक्शनेशन विधि। इसकी एफिशिएंसी जो है वो पानी की क्वालिटी पर निर्भर करती है, ख़ास तौर से ये जो मैराइन वाटर फिशेस होते हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। फोम फ्रैक्शनेशन से हम पानी को गुजारते हैं तो पानी की टर्बिडिटी को भी बहुत कम कर देता है और पानी की ऑक्सीजन डिमांड को भी घटा देता है, यानी कि कल्चर सिस्टम में जो ऑक्सीजन की टोटल डिमांड है उसमें ये जितना ज़्यादा खपत कर रहा था उसकी कमी हो जाती है, तो सिस्टम और एफिशिएंट हो जाता है। तो फाइन डिज़ोल्व सॉलिड्स को भी एड्रेस करना चाहिए, लेकिन उस जगह पर हम लोग करते हैं जहाँ पर प्रीमियम सेगमेंट की मछली को हम लोग उगा रहे हों। तो ये रहा सॉलिड वेस्ट रिमूवल के बारे में चर्चा, और अगर आपने इससे कुछ नया हासिल किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पार्ट 3 में हम लोग फिर आगे मिलेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन के क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बिल्कुल की है जिससे कि RAS का चलना या विफल होना निर्भर करेगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।